दिव्या विशाल से कुछ कह पाए उससे पहले ही विशाल ने दिव्या से कहा, चलो अब वो खतरनाक गेम खेलने की बारी हमारी है। विशाल की बात सुनकर दिव्या ने दहशत में आंखें बड़ी करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ये प्लानशेट गेम नहीं खेलूंगी और तुम भी मत खेलो। अगर उस आत्मा ने हमें मार दिया तो? विशाल ने जवाब देते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमें उन आत्माओं को आजाद करवाना ही होगा, क्योंकि यही एक हमारी आजादी का भी रास्ता है। लेकिन हमारे पास वो आत्माओं को बुलाने वाला बोर्ड कहाँ है? दिव्या ने विशाल से कहा। दिव्या की बात सुनकर विशाल झुंझलाते हुए बोला, उसे ouija बोर्ड कहते हैं, वो बोर्ड लेकर आया हूं मैं अपने साथ। इतना कहकर विशाल ने अपने हाथ में पकड़े बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ हाँ, मेरे बोलने का मतलब भी वही था। खुद को ज्यादा होशियार मत समझो, बड़े आए फालतू में। दिव्या ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, समझी? विशाल ने भी गुस्से में जवाब दिया। विशाल और दिव्या को लड़ते देख बंसी ने मुरली से कहा, भाई ये दोनों तो हमसे भी ज्यादा लड़ते हैं। बंसी की बात सुनकर मुरली ने कहा, वो अच्छा है ना, वैसे भी लड़ने से प्यार बढ़ता है। इतना कहकर विशाल रूम नंबर 9007 की तरफ जा ही रहा होता है कि सामने मल्लिका को खड़ा देखकर एकदम से रुक जाता है, जिसकी वजह से विशाल के पीछे आती हुई दिव्या विशाल से टकरा जाती है। तुम चलते चलते एकदम से ब्रेक क्यों मार देते हो? दिव्या ने चिल्लाते हुए विशाल से कहा, लेकिन सामने मल्लिका को देखकर दिव्या चुप हो गई। मल्लिका की शख्सियत ही कुछ ऐसी है कि मल्लिका के सामने खड़ा हर इंसान अलग से डर में घिर जाता है। ठीक वही हाल होता है दिव्या का। मल्लिका को सामने देखकर दिव्या अचानक चुप हो जाती है और विशाल के करीब जाकर खड़ी हो जाती है। दिव्या को विशाल के करीब खड़ा देखकर मल्लिका को बहुत अजीब लगता है और मल्लिका विशाल से कहती है, विशाल जरा मेरे साथ आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। लेकिन विशाल मल्लिका की बात टालते हुए कहता है, मैं अभी आपके साथ नहीं चल सकता, मुझे उन आत्माओं को आजाद करवाने जाना है, वो ज्यादा जरूरी है, मैं उसके बाद आपसे मिलता हूं। दरअसल विशाल उस रात उसके और मल्लिका के बीच जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से मल्लिका को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा होता है। विशाल को यह समझ में ही नहीं आता कि वो कैसे एक आत्मा के साथ पूरी रात बिता सकता है। दिव्या के सामने इस तरह विशाल के मना करने से मल्लिका को गुस्सा आ जाता है और वो घूर कर दिव्या की तरफ देखती है। दिव्या डर के कारण मल्लिका से आंख नहीं मिला पाती और अपनी नजरें झुका लेती है। फिर देखते ही देखते मल्लिका वहां से गायब हो जाती है। लेकिन मल्लिका के गुस्से की वजह से पूरा होटल राजमहल हिलने लगता है, मानो वहां कोई भूकंप आ गया हो। सारी पेंटिंग्स इधर उधर गिरने लगती हैं। विशाल और दिव्या खुद को संभालने की कोशिश करते हुए रिसेप्शन डेस्क की तरफ बढ़ते हैं। बंसी और मुरली भी खुद को बचाते हुए विशाल के पास जाते हैं। बंसी विशाल से कहता है, विशाल प्लीज मल्लिका के पास जाकर उससे माफी मांग लो, वरना ये राजमहल आज के आज ही गिर जाएगा। मल्लिका का गुस्सा बहुत खतरनाक होता है। बंसी की बात सुनकर विशाल को अपनी गलती का एहसास होता है और विशाल मल्लिका के कमरे की तरफ चला जाता है, रूम नंबर 703। पूरे होटल में सिर्फ मल्लिका का कमरा ही होता है जो 3 डिजिट का है, वरना बाकी सारे कमरों का नंबर 4 डिजिट का है। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कमरे के पास पहुंचते ही विशाल को अंदर से मल्लिका की आवाज आती है, अंदर आ जाओ विशाल। अंदर आते ही विशाल ने महसूस किया कि होटल शांत हो चुका है। कमरे के अंदर विशाल को भीनी भीनी सी खुशबू का एहसास होता है। विशाल ने देखा कि मल्लिका सामने बेड पर लेटी हुई होती है। मल्लिका ने
ट्रांसपेरेंट रेड कलर का गाउन डाला होता है। लेकिन विशाल मल्लिका को देखकर खुद को काबू करता हुआ हिम्मत जुटाकर अपनी बात बोलता है। मल्लिका, मुझे माफ करना, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। उस दिन हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो बस मेरी एक गलती थी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। इतना कहकर मल्लिका कुछ कह पाए इससे पहले ही विशाल वहां से चला जाता है। होटल को इस तरह से हिलता देखकर दिव्या को बड़ा अजीब लगता है और दिव्या विशाल को ढूंढने के लिए अपने कदम बढ़ाती ही है कि तभी अपने पैरों के नीचे कुछ चिपचिपा सा महसूस करके दिव्या की चीख निकल जाती है। दिव्या ने देखा कि उसके पैरों के नीचे किसी की आंख पड़ी हुई होती है। वो जरा मेरी आंख थी ना, पता नहीं कब नीचे गिर गई। दिव्या के सामने खड़े एक आदमी ने अपनी गहरी खौफनाक आवाज में कहा। उस आदमी के चेहरे से दोनों आंखें गायब होती हैं और आंखों की जगह से खून निकल रहा होता है। होठ कटे हुए होते हैं जिस पर कीड़े चिपके होते हैं। पूरा शरीर जलने के कारण काला हो चुका होता है। उसकी चमड़ी भी शरीर से चिपक चुकी होती है। ये देखकर दिव्या जोर से चिल्लाती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। थोड़ी ही देर में पानी के छींटे आंखों पर पड़ने से दिव्या अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने विशाल को देखती है। विशाल दिव्या को होश में आया देखकर बोलता है, निकल गई सारी बहादुरी, तो चले अब। विशाल को रिकॉर्ड्स चेक करता देख दिव्या कहती है, विशाल क्या कर रहे हो? चलो उस गेम को खेलकर उन लड़कियों के बारे में पता लगाएंगे। दिव्या की बातें सुनकर विशाल कहता है, एक मिनट रुक जाओ, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं। तभी विशाल को होटल के रिकॉर्ड में से उन चारों लड़कियों में से एक के बारे में पता चलता है। उन चारों लड़कियों में से एक विधि अवस्थी का स्टूडेंट आईडी कार्ड विशाल को मिलता है, जिससे विशाल को उन लड़कियों के कॉलेज के बारे में पता चलता है, सिटी कॉलेज ऑफ अजमेर। विशाल तुरंत उस नाम के साथ लिखा कॉलेज का एड्रेस और नंबर नोट कर लेता है और दिव्या के साथ रूम नंबर 9007 की तरफ चला जाता है। विशाल और दिव्या ठीक उन्हीं लड़कियों की तरह बोर्ड को बीच में रखकर और उसके सामने एक मोमबत्ती जलाकर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। विशाल ने दिव्या से कहा, कुछ भी हो जाए इस हार्ट शेप इंडिकेटर पर से अपनी उंगली मत हटाना। उन आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। दिव्या विशाल की बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, तुम ज्यादा दादाजी नहीं बनो, समझे? मैंने भी देखा है उन लड़कियों को आत्माओं को बुलाते हुए, बड़े आए। तुमसे ना बात करना ही बेकार है। विशाल ने दिव्या की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। विशाल और दिव्या की लड़ाई देखकर मुरली ने विशाल के पास कान में आकर फुसफुसाया, विशाल लड़ो मत, अभी हमें इन आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। मुरली की बात सुनकर विशाल अपना ध्यान सामने जल रही मोमबत्ती पर लगाने की कोशिश करने लगता है। विशाल को कुछ ना बोलते देख दिव्या भी अपना पूरा ध्यान मोमबत्ती पर ही लगाती है। विशाल ने मोमबत्ती में ध्यान लगाते हुए कहा, हम दोनों अपनी सारी शक्ति मिलाकर तुमको बुलाते हैं। अगर कोई रूह यहाँ हमारे आसपास है तो हमारे सामने आए। अगर कोई रूह यहाँ इस कमरे में मौजूद है तो अपने होने का हमें एहसास दिलाए। विशाल के इतना कहते ही पूरे कमरे की चीजें गिरने लगती हैं। कमरे की बंद खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। बंद लाइट्स खुद से ही जलने बुझने लगती हैं। तेज हवा चलने लगती है। ये सब देखकर दिव्या डर के मारे उठने ही वाली होती है कि विशाल इशारे से दिव्या को बोलता है, चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहो, यहां से उठना बिल्कुल भी मत और अपनी उंगली किसी भी कीमत पर मत उठाना। विशाल ने फिर से सवाल किया, क्या इस कमरे में कोई आत्मा मौजूद है? तभी
बोर्ड से लगा हुआ हार्ट की शेप का इंडिकेटर अपने आप यस की तरफ मुड़ जाता है। ये देख दिव्या के पसीने छूटने लगते हैं। विशाल बिना देर किए तुरंत दूसरा सवाल पूछता है, तुम्हारी मौत कैसे हुई मैं जानना चाहता हूं, ताकि मैं तुम्हें यहां से आजाद करवा सकूं। विशाल के बस इतना कहने की देर थी कि सामने की दीवार में अपने आप खून से कुछ लिखा हुआ उभर आता है। हम 4 आत्माएं इस कमरे में मौजूद हैं। क्या 4 आत्माएं? दिव्या की डर के मारे आंखें बड़ी हो जाती हैं और दिव्या हिचकिचाते हुए बोलती है। दिव्या की बातों को इग्नोर करते हुए विशाल फिर से उन आत्माओं से पूछता है, तुमने उन लड़कियों को क्यों मारा जिन्होंने हमसे पहले यहां पर तुम्हें बुलाया था? तभी अचानक से कमरे का माहौल बदल जाता है और विशाल के सामने बैठी दिव्या को जोर का झटका लगता है। देखते ही देखते दिव्या की आंखों का रंग बदल जाता है और वो अपनी जगह पर बैठी जोर जोर से हिलने लगती है। ये देखकर विशाल थोड़ा घबरा जाता है और पूछता है, तुम्हें क्या हुआ दिव्या? तभी दिव्या अचानक से विशाल को घूरते हुए एक आदमी की भारी आवाज में बोलती है, दिव्या नहीं, मैं रोहन हूं। ये सुनकर विशाल सहम जाता है और दिव्या बोलती है, तुमसे पहले जिन लड़कियों ने हमें यहां बुलाया था वो चारों हमारी गुनहगार थी, इसलिए हमने उनको ठीक वैसे ही मारा जैसे उन लोगों ने हमें मारा था। वो चारों इसी कमरे में कैद है। फिर विशाल आंखों में हैरानी लिए पूछता है, हमारी गुनहगार थी मतलब? क्या आप एक से ज्यादा हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए दिव्या ने उसी मर्दानी आवाज में बोला, हाँ, हम 4 आत्माएं हैं, हिना, ऋतु, पूजा और रोहन, यानी कि मैं, जिन्होंने उन चारों लड़कियों को उनके किए की सजा दी है। उसी वक्त सामने दीवार पर खून से उभर कर लिखा आता है, विशाल, हमारी मदद करो और हमें यहां से मुक्ति दिलवाओ। अभी विशाल ये पढ़ ही रहा होता है कि तभी 3:30 बजते हैं और रिसेप्शन पर लगी इटालियन घड़ी की टन की आवाज होटल में गूंजने लगती है। विशाल समझ जाता है कि ये किस बात का इशारा है और पूरे होटल में चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगती हैं। हर तरफ जलने की बदबू बिखर जाती है। विशाल जैसे ही अपनी उंगली बोर्ड से हटा लेता है तभी रोहन की आत्मा दिव्या का शरीर छोड़ देती है और दिव्या धड़ाम से टेबल पर गिरकर बेहोश हो जाती है। विशाल दिव्या को उठाने की कोशिश करता है लेकिन दिव्या नहीं उठती। वहीं होटल राजमहल में आग की लपटें बढ़ती चली जा रही होती हैं। तब कोई और रास्ता नजर ना आता हुआ देखकर विशाल दिव्या को अपने कंधे पर उठाकर बाहर निकल जाता है। मल्लिका के घर जाकर विशाल दिव्या को बिस्तर पर लेटाता है और जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन दिव्या ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ा होता है। खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने के बाद विशाल को दिव्या के पास ही लेटना पड़ता है। लेटते ही विशाल की आंख लग जाती है और देखते ही देखते दोपहर के 12 बज जाते हैं। विशाल के कानों में दिव्या के चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगती हैं और वो झटके से उठ जाता है। दिव्या गुस्से में बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथ ही सो गए? जहां हॉट और ब्यूटीफुल लड़की देखी नहीं कि तुम्हारे जैसे लड़के उसका फायदा उठाने लगते हैं। विशाल हैरान होता हुआ बोलता है, हॉट और ब्यूटीफुल कौन है यहाँ? वहीं दिव्या बोलती चली जा रही है, अंधे हो क्या? दिख नहीं रही हूं मैं? मेरी माँ मुझसे कहती थी लड़कियां खुली तिजोरी की तरह होती हैं और तुम जैसे लड़के डाका मारने आ जाते हैं।
विशाल कहता है, वाह वाह वाह, एक तो मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हें होटल से उठाकर यहां लाया और तुम मुझ पर तिजोरी लूटने का इल्जाम लगा रही हो। दिव्या हैरानी से उसे देखती रहती है। विशाल आगे कहता है, ओ खुली तिजोरी, मेरा कोई इरादा नहीं है कोई भी तिजोरी लूटने का, समझी, और खासकर ये वाली। इतना कहकर विशाल कमरे से निकलने लगता है और पीछे मुड़कर बोलता है, और जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें विधि के कॉलेज जाना है, नहीं तो आज रात वो आत्मा तुम्हें भी अपने साथ ही ले जाएगी। विशाल के जाते ही दिव्या चिढ़ते हुए बोलती है, पढ़े आए। सिटी कॉलेज ऑफ अजमेर के ऑफिस में खड़े विशाल और दिव्या ध्यान से ऑफिस को देख रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे से आवाज आई, हाँ बोलो क्या काम है। उस ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क ने कहा, वो एक्चुअली हमें आपके कॉलेज की स्टूडेंट विधि अवस्थी के बारे में पता करना है। विशाल ने कहा। विशाल की बातें सुनते ही जैसे उस आदमी को झटका लग गया हो और उस आदमी ने विशाल और दिव्या को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, आप लोग हैं कौन और आप विधि अवस्थी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। विशाल ने बताया, हम विधि के सीनियर हैं और हमारी शादी होने वाली है और हमारे पास विधि का एड्रेस नहीं है, बस कॉलेज का एड्रेस पता था, इसलिए हम उसका एड्रेस लेने आए हैं। अगर आप हमारी हेल्प कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। शादी वाली बात सुनकर दिव्या विशाल को घूरने लगती है और बड़बड़ाती हुई कहती है, तुम्हें बाद में देखूंगी, पढ़े आए। विशाल की बात सुनकर उस क्लर्क ने कहा, मुझे माफ करिएगा, पर विधि अवस्थी की तो 7 साल पहले ही जयपुर के एक होटल में बहुत दर्दनाक मौत हो गई थी। क्लर्क की बात सुनकर विशाल और दिव्या हैरान होने का नाटक करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दिव्या ने कहा, अरे सर, कम से कम आप हमें उसका एड्रेस दे दीजिए, हम उसके घर जाकर उसके पेरेंट्स से मिल लेंगे। क्लर्क ने हाँ में सर हिलाते हुए दिव्या और विशाल को विधि के घर का एड्रेस दे दिया। फ्लैट नंबर 404, आनंद सोसाइटी, सम्राट नगर, जोधपुर। दिव्या और विशाल ने देखा कि आनंद सोसाइटी में बने हुए सारे घर एक ही जैसे दिखते हैं। बहुत मुश्किल से उन्हें काफी ढूंढने के बाद विधि का घर मिलता है, फ्लैट नंबर 404। विधि के घर पहुंचते ही दिव्या ने जैसे ही बेल बजाने के लिए हाथ उठाया, अंदर से किसी महिला की आवाज आई, मैंने तुम्हें देख लिया है, बेल बजाने की कोशिश मत करना। आवाज सुनते ही दिव्या चौंक कर दरवाजे से 2 कदम पीछे हट जाती है और तभी दरवाजा खुलता है। विशाल और दिव्या ने देखा कि एक अधेड़ उम्र की महिला उनके ठीक सामने खड़ी है। बिखरे हुए बाल, बेतरतीब पहनी हुई साड़ी और अजीब सी हालत। वो औरत दिव्या और विशाल से पूछती है, तुम लोग होटल राजमहल से आए हो ना? विशाल और दिव्या हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। विशाल और दिव्या को देखते ही उस औरत ने ताली बजाकर जोरों से चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग मेरी विधि को ले आए, मेरी विधि को ले आए क्या तुम लोग? बोलो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं? उस औरत की आवाज सुनते ही अंदर से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर आया और उस औरत को डांटते हुए बोला, उमा चलो अंदर जाओ। उस व्यक्ति ने विशाल और दिव्या को देखते हुए कहा, माफ करना, मेरी वाइफ की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। जब से हमने अपनी बेटी को खोया है, मेरी वाइफ ऐसी हो गई है। इसे अभी भी ऐसा लगता है कि इसकी बेटी वापस आ जाएगी। उस व्यक्ति ने आगे विशाल और दिव्या को कहा, पर मैं आप लोगों को नहीं जानता, आप कौन? उस व्यक्ति की बात सुनकर विशाल ने कहा, हम विधि के कॉलेज के सीनियर हैं। आई एम सॉरी अंकल, हमें आज ही विधि के बारे में पता चला, हम अपनी शादी का कार्ड देने आए थे उसे। विशाल की बात सुनकर उस व्यक्ति ने विशाल और दिव्या को अंदर आने के लिए कहा। अंदर आते ही इन लोगों ने देखा कि हर जगह उस कमरे में विधि की तस्वीरें लगी होती हैं। ये देखकर दिव्या उस व्यक्ति से पूछती है, पर अंकल
ये सब क्या हुआ विधि के साथ? दिव्या की बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, ये बात विधि के कॉलेज की लास्ट ईयर की है। विधि और उसकी बाकी 3 सहेलियां होटल राजमहल गई थीं। वहां पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अगले दिन खबर आई कि वो होटल जलकर राख हो चुका है और वहां रुके किसी भी इंसान का कोई अता पता नहीं है। विधि मेरी इकलौती बेटी थी। उसके अलावा मेरा और मेरी वाइफ उमा का कोई भी नहीं है। विधि के पापा ने आगे अपनी बात पूरी करते हुए कहा। ये सब सुनते हुए विशाल की नजर सामने टंगे एक फोटो पर जाती है, जिस पर विधि एक दूसरी लड़की के साथ स्विमिंग सूट में ट्रॉफी और मेडल के साथ दिखाई देती है। उस लड़की को विशाल ने उस रात होटल के कमरे में नहीं देखा था। तो विशाल विधि के पापा से पूछता है, अंकल, वो विधि के साथ दूसरी लड़की कौन है? विशाल की बात सुनकर विधि के पापा ने उस फोटो की तरफ देखते हुए जवाब दिया, वो मेरे छोटे भाई की बेटी हिना है। हिना की भी मौत हो चुकी है। पानी में डूबने के कारण हिना का दम घुट गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इतना सुनते ही विशाल पूछता है, अंकल, ये कौन सी जगह से स्विमिंग सीखते थे? उस आदमी ने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, वहीं वो फोटो के पीछे ही लिखा हुआ है। उस स्विमिंग सेलिब्रिटी कॉम्प्लेक्स का नाम और पता यहीं पास में ही है। विशाल उठकर उस एड्रेस को नोट कर लेता है और हाथ जोड़ते हुए विधि के पापा से बोलता है, अंकल, अब आप हमें इजाजत दीजिए। बाहर निकलते निकलते अचानक दिव्या को कुछ याद आता है और वो वापस विधि के पापा के पास जाकर बोलती है, अंकल, आपके पास अगर अलीशा, अनन्या और वेदिका के घर का एड्रेस होगा तो क्या आप हमें दे सकते हैं, प्लीज? विधि के पापा ने हाँ में सर हिलाते हुए विशाल और दिव्या को रुकने के लिए बोला और थोड़ी ही देर में इन तीनों लड़कियों का फोन नंबर विशाल और दिव्या को दे दिया। फोन नंबर लेकर विशाल और दिव्या घर से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद विशाल और दिव्या स्विमिंग सेलिब्रिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल होते हैं। तभी दोनों को स्विमिंग पूल में बहुत से लोग स्विमिंग करते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें उन्हें विधि और हिना भी नजर आते हैं। विशाल और दिव्या बहुत ध्यान से सामने देखने लगते हैं। हिना पानी के अंदर जाकर स्विमिंग कर ही रही होती है कि पीछे से विधि आती है और हिना का पैर खींचकर उसे नीचे गहरे पानी की ओर ले जाती है। हिना का छटपटाना साफ साफ विशाल और दिव्या देख पा रहे होते हैं। कुछ ही पलों के बाद हिना का शरीर पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है और अचानक हिना अपनी आंखें खोलकर विशाल और दिव्या को घूर कर देखती है। ये देखकर दिव्या जोर से चिल्लाती है और विशाल से लिपट जाती है। विशाल उसे संभालते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है और जैसे ही दिव्या और विशाल सामने देखते हैं, वहां कोई भी नहीं होता। विशाल और दिव्या को समझने में वक्त नहीं लगता कि आखिर हिना की मौत कैसे हुई होगी और क्यों हिना की आत्मा ने विधि को होटल राजमहल के बाथरूम में पानी में डुबाकर मारा। वहीं अंदर ऑफिस में जाकर विशाल और दिव्या हिना के घर का पता लेते हैं, जो कि विधि के घर के आसपास ही होता है। कुछ समय बाद विशाल और दिव्या हिना के घर पहुंचते हैं। हिना के घर पहुंचकर जैसे ही विशाल ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक रौबदार आवाज आई, खोल रहा हूं दरवाजा, सब्र करो भाई। और जैसे ही दरवाजा खुला, विशाल और दिव्या ने देखा कि उनके सामने एक हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा हुआ है। विशाल और दिव्या कुछ बोल पाए इससे पहले ही उस लड़के ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, हाँ भाई बोलो, क्या बात है? उस लड़के की आवाज सुनकर विशाल हिचकिचाता हुआ बोला, अब वो एक्चुअली हमें आपसे हिना के बारे में कुछ बात करनी है। हिना का नाम सुनते ही
उस लड़के के चेहरे के हाव भाव बदल गए और वो थोड़ा गंभीर होकर बोला, हिना के बारे में। हिना का नाम सुनते ही घर के अंदर से एक और इंसान बाहर आया और बोलने लगा, हिना, क्या तुमने मेरी बेटी हिना के बारे में अभी कुछ कहा? क्या जानते हो तुम उसके बारे में? मैं हिना का पापा हूं, मुझे बताओ। विशाल ने कहा, हिना को मारा गया था। ये सुनते ही हिना के पापा हैरान नजरों से विशाल की तरफ देखते रहते हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? हो कौन तुम लोग? विशाल बोलता है, आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि हम लोग कौन हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हिना को किसने मारा था। ये सुनकर उस रौबदार आवाज वाले लड़के ने कहा, मैं हिना का भाई हूं, बताओ किसने मारा था मेरी बहन को। ये सुनकर दिव्या ने आगे आते हुए कहा, विधि ने मारा था हिना को। इतना सुनकर हिना का भाई गुस्सा करते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? क्या तुम लोगों को पता नहीं कि विधि की? विशाल बात को काटते हुए कहता है, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि विधि की मौत हो चुकी है। आप लोगों को ये लगता होगा कि उसकी मौत होटल राजमहल में लगी हुई आग से हुई होगी, लेकिन सच ये नहीं है। तभी हिना के पापा बोल पड़ते हैं, ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो तुम दोनों? विशाल कहता है, पहेलियां नहीं, हम सच बता रहे हैं। और जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं, शायद ये सुनकर आप लोगों को हमारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होगा, लेकिन विधि की मौत की जिम्मेदार हिना की आत्मा है, जिसने विधि को मारकर अपनी मौत का बदला लिया है। हिना के पापा ने झल्लाते हुए कहा, ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मेरी बेटी कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती थी, और विधि भी हमारी बेटी ही थी। विशाल बोलता है, आप मुझे बताइए कि 2014 से पहले डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग चैंपियनशिप कौन जीतता था? ये सुनकर हिना का भाई बोलता है, मेरी बहन हिना। विशाल आगे पूछता है, 2014 के बाद ये चैंपियनशिप कौन जीतने लगा था? हिना के पिता जवाब देते हैं, विधि, क्योंकि हिना मर चुकी थी। विशाल हिना के पापा का हाथ पकड़कर बोलते हैं, समझदार को इशारा ही काफी होता है। हिना के पापा विशाल की बात समझने की कोशिश कर रहे होते हैं जब विशाल उनसे बोलता है, अंकल, उस तरफ देखिए। हिना के पापा पलटकर उस तरफ देखते हैं जिधर विशाल उन्हें देखने के लिए कह रहा होता है। सामने हिना की आत्मा सफेद रोशनी में जाती हुई दिखाई देती है। हिना के पापा के हाथ अपनी बेटी को देखकर उसकी तरफ बढ़ते हैं। मेरी हिना। पल भर में हिना उस सफेद रोशनी में गायब हो जाती है। विशाल हिना के पापा का हाथ छोड़ देता है और हिना के पापा अपनी बेटी के लिए रोने लगते हैं। विशाल बस उनके कंधे पर अपना हाथ रखकर सहारा देता है। हिना के पापा विशाल को पकड़कर फूट फूट कर रोते हैं। ये देखकर दिव्या की आंखें भी नम हो जाती हैं। हिना का भाई अपने पापा को संभालता है। हिना की आत्मा आपको इस हालात में देखकर सिर्फ दुखी होगी, इतना कहकर विशाल दिव्या के साथ वहां से चला जाता है। चलते चलते विशाल का हाथ दिव्या थाम लेती है। विशाल की आंखें भी नम हैं। दिव्या पूछती है, तुम रो रहे हो विशाल? विशाल अपना हाथ दिव्या के हाथ से छुड़ाता है और अपनी आंखों को साफ करते हुए कहता है, नहीं, कुछ गंदगी चली गई है आंखों में। दिव्या के चेहरे पर हल्की सी प्यार भरी मुस्कान आती है। तुम बहुत अच्छे हो विशाल। विशाल पलटकर दिव्या को देखता है। पता है मुझे। दिव्या की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं। बड़े आए, विशाल कहता है। तुम जयपुर निकल जाओ। दिव्या पूछती है, और तुम? विशाल कहता है, मुझे अलीशा के घर जाना है, गुजरात।
दिव्या हैरान होकर पूछती है, तो क्या अब हम गुजरात जाएंगे? विशाल ने कहा, हम नहीं, मैं। दिव्या कहती है, मैं कहीं भी अकेली नहीं जाने वाली। जहां तुम जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी। तभी बंसी ने विशाल के बाएं कान में बुदबुदाया, ये चिपटने वाली डायन है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। और दाहिने कान में मुरली बुदबुदाता है, कम से कम ये उस प्रिया जैसी धोखेबाज तो नहीं। इसे अपने हीरो के साथ ही हर जगह जाना है। विशाल एक गहरी सांस भरता है और बोलता है, हो गया तुम लोगों का? दिव्या डर कर देखती है, किससे बात कर रहे हो? विशाल कहता है, किसी से नहीं। विशाल और दिव्या बस से गुजरात के लिए निकल जाते हैं। अलसाता हुआ सूरज धीमे धीमे ढलने लगा है। बस आकर सूरत के सबसे बड़े बस डिपो पर रुकती है। विशाल और दिव्या बस से उतरते हैं। कुछ देर बाद एक ऑटो रिक्शा कृष्णा सदन हाउस नंबर 512 सूरत के सामने आकर रुकता है। विशाल और दिव्या उतरते हैं। विशाल ने देखा कि सामने खड़ा एक चौकीदार उनकी तरफ ही देख रहा होता है। विशाल चौकीदार के पास जाकर उससे पूछता है, भाई साहब, अलीशा अग्निहोत्री का घर यही है? चौकीदार विशाल की बात सुनकर हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ साहब, यह अलीशा मैडम का घर है, पर आप किससे मिलने आए हैं? चौकीदार की बात सुनकर विशाल ने कहा, हम अलीशा के सीनियर हैं, उसकी फैमिली से मिलने आए हैं। विशाल और दिव्या को इंतजार करने के लिए कहकर चौकीदार तुरंत किसी को फोन लगाता है और फोन में दूसरी तरफ किसी से कुछ बातें करता है और थोड़ी देर बाद विशाल और दिव्या को अंदर जाने के लिए कहता है। अलीशा के घर के अंदर जाते ही घर देखकर दिव्या की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अलीशा का घर जितना बड़ा है उतना ही ज्यादा सुंदर भी। विशाल और दिव्या उस घर को देख ही रहे होते हैं कि तभी अचानक विशाल की नजर एक बड़ी सी पेंटिंग में पड़ती है, जो शायद अलीशा की ही पेंटिंग है। विशाल और दिव्या वहां खड़े खड़े उस पेंटिंग को देख रहे होते हैं। तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है, कौन है आप लोग? हैरान होकर चौंकते हुए विशाल और दिव्या पीछे पलटकर देखते हैं तो वहां उनकी ही उम्र के दो लड़के खड़े होते हैं। विशाल उनसे कहता है, हम अलीशा के सीनियर हैं। हम यहाँ आए तो थे अपनी शादी का कार्ड देने, लेकिन हमें अलीशा के बारे में जब से पता चला है, यकीन करना मुश्किल हो गया है। ऐसे अचानक से अलीशा हमें छोड़कर कैसे? उन लड़कों में से एक लड़के ने अफसोस करते हुए बोला, मेरा नाम अनिकेत है, मैं अलीशा का भाई हूँ, और ये है मेरा दोस्त रोहन, जो अलीशा का बॉयफ्रेंड भी था। 2016 होटल राजमहल की आग में अलीशा झुलसकर उसकी अस्थियां तक हमें नहीं मिली। अनिकेत की आंखों में आंसू भर आए। तभी दिव्या ने रोहन से पूछा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? रोहन ने कहा, जी बिल्कुल। दिव्या ने आगे कहा, अलीशा के मुंह से मैंने एक बार ऋतु के बारे में सुना था, क्या कुछ प्रॉब्लम थी उन दोनों में? तभी अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका सबको महसूस हुआ। एक पल के लिए सबकी कपकपी छूट गई, लाइट्स जलने बुझने लगी और एक लड़की की डरावनी चीख सुनाई देने लगी। चीख इतनी तेज थी कि सबको अपने कान बंद करने पड़े। अगले ही पल अचानक से सन्नाटा पसर गया। रोहन डरा, सहमा, कांपती आवाज में बोलता है, जब भी कोई ऋतु का नाम लेता है तो ऐसा ही होता है। ऋतु अक्सर मेरे कमरे में आकर रात को रोती है, मैं सो भी नहीं पाता। विशाल पूछता है, ये ऋतु थी कौन? रोहन घबराई आवाज में कहता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ऋतु। ऋतु और मैं बचपन के दोस्त थे, लेकिन अलीशा को ऋतु बिल्कुल भी पसंद नहीं थी।
अलीशा एक पल के लिए भी ऋतु को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और ऐसे ही उस दिन टेरेस पार्टी के दौरान अचानक ऋतु की टेरेस से गिरकर मौत हो गई। तभी किसी लड़की की फूट फूट कर रोने की आवाज आने लगती है। रोहन बहुत डर जाता है। अनिकेत भी घबराया हुआ देख रहा होता है। सहमी आवाज में रोहन विशाल और दिव्या से कहता है, ये तो मैं समझ गया हूं कि आप लोग अलीशा के सीनियर्स तो नहीं हैं। आप लोग हैं कौन? विशाल और दिव्या थोड़ा घबराकर एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन तभी बात को संभालते हुए दिव्या बोलती है, तुम मुझे नहीं जानते रोहन, पर मैं ऋतु की कजिन सिस्टर हूं। मुझे उस जगह ले चलो जहां से ऋतु नीचे गिरी थी। दिव्या ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। दिव्या की बात सुनकर रोहन ने बिना कोई सवाल किए हाँ में सर हिलाया और चारों निकल गए होटल हॉलीवुड की तरफ। होटल के 28th फ्लोर पर जाते ही रोहन ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रही वो जगह जहां से ऋतु गिरी थी। जैसे ही विशाल और दिव्या की नजर उस जगह पर पड़ी, उन दोनों की कपकपी छूटने लगी, मानो उन लोगों ने किसी बर्फ की सिल्ली पर हाथ रख दिया हो। अचानक से उस टेरेस का माहौल बदल जाता है। पार्टी लाइट्स, पार्टी म्यूजिक, पार्टी के गेस्ट से भरा हुआ पूरा टेरेस। विशाल और दिव्या साफ साफ देख पा रहे होते हैं कि कैसे ऋतु और रोहन को इतने करीब होकर डांस करते देख अलीशा को गुस्सा आ रहा होता है। अलीशा एक ड्रिंक के बाद दूसरा ड्रिंक एक झटके से पी जाती है। ऋतु को किसी का फोन आ रहा होता है और वो बात करने के लिए डांस फ्लोर से दूर टेरेस की रेलिंग पर टिककर बात करने लगती है। दूसरी तरफ अलीशा एक और ड्रिंक एक घूंट में पी जाती है। रोहन अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ डांस में बिजी है। तभी आंखों में नफरत पहनकर अलीशा ऋतु की तरफ बढ़ती है। ऋतु इस सब से बेखबर फोन पर बात करने में बिजी है। अलीशा उसकी तरफ बढ़ती जा रही है और अपने अगल बगल भी देखती जा रही है कि कोई उसे देख ना रहा हो। जैसे ही वो ऋतु के पीछे आती है, जानबूझकर एक जोर का धक्का ऋतु को मारती है और ऋतु चीखती हुई रेलिंग से गिरती है और अगले पल ही धड़ाम की आवाज के साथ उसका सर 10 माले नीचे फर्श पर टकराकर फट जाता है। पल भर में खून की धारा ऋतु को हर तरफ से घेर लेती है। ये सब देखते देखते न जाने कब दिव्या रेलिंग के पास पहुंच गई होती है और वो मानो ऋतु के पीछे पीछे गिरने जा रही होती है, जब विशाल जल्दी से उसको अपनी तरफ खींच लेता है। दिव्या चक्कर खाकर विशाल की बाहों में बेहोश हो जाती है। विशाल के सामने ऋतु खड़ी है, जिसका पूरा चेहरा खून में सना है और वो घूर कर विशाल को देख रही होती है। अब क्या होगा आगे? क्या विशाल और दिव्या ऋतु की आत्मा को मुक्ति दिला पाएंगे या खुद ऋतु के गुस्से का शिकार बन जाएंगे?